नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, आज ही क्लास लेने जा रहा हूँ और आज ही शुरुआत हुई है 10th की और आज ही लाइट चली गई बड़े शुभ मुहूर्त पे। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा जैसे कि नंबर 2, तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप समझते हो कि कोई ऐसी चीज़ है सर जो 2 होगी, है ना। फिल्म में 2 हीरो हो सकते हैं, 2 हीरोइनें हो सकती है, एक हीरो, एक हीरोइन हो सकती है, दोनों मिला के 2 हो गए। तो अब मैंने मन में कोई एक नंबर सोचा, मैंने बोला मैंने मन में कोई एक नंबर सोचा, तो नंबर क्या सोचा मैंने बोला मैं बताऊंगा नहीं उसको। वो नंबर क्या है? अननोन है। और मेरे सोचने की क्षमता बहुत खतरनाक है, मैं किसी भी लेवल पर सोच सकता हूँ, कोई भी नंबर सोच सकता हूँ। तो ये जो अननोन है ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई भी नंबर हो सकता है ना। अब मैं बोलूँ कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करो, इस पे इस नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको बताओ? हम इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसकी जगह पे एक अल्फाबेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और क्योंकि ये नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसीलिए हम इस अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ठीक है। आमतौर पे हम वेरिएबल में एक्स का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे मैंने बोला, यानी आप वाई जेड ए बी सी एम एन ओ कोई भी एक नंबर ले सकते हो। ठीक है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर अभी तक मैंने आपको बताया कि मैंने आपसे बोला कि आप अपने नंबर में अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचो, और फिर मैंने आपको बताया कि जब आप वो नंबर सोच रहे हो तो नंबर को हम अल्फ़ाबेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि देखो ये अल्फ़ाबेट है। क्यों? क्योंकि वो नंबर की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो नंबर की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो नंबर की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है, इसलिए उस नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल। ये अपने आप में हो गया एक्सप्रेशन, ये अपने आप में क्या हो गया? एक्सप्रेशन। आपने कुछ एक्सप्रेस किया, आपने कोई एक नंबर सोचा, तो आपने कुछ एक्सप्रेस किया। समझ में आ रही बात? नमन बेटा आप क्लास में हो? नहीं, नमन का मीटिंग एंड हो गया क्या? म्यूट करना मुझे बेटा, 1 मिनट ना। देखो फिर से। नीचे दुकान के भी। हेलो नमन बेटा, आप मीटिंग से लीव हो गए क्या आप? अच्छा, ओके ठीक है, करो बेटा जल्दी करो। रूहानी की क्लास को लॉगिन करो। क्या यहाँ से आएगा? हेलो, हाँ बेटा। सर। हाँ बेटा, नहीं हो रहा ज्वाइन? सर। क्यों, मैं आपको इस पे भेजूँ, लिंक भेजूँ इस पे? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सर। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, ये सब बेटा पहले चेक करना है, ठीक है? ओके। इसलिए 5 मिनट पहले क्लास में लॉगिन हो जाता है, तो 5 मिनट पहले अपना सिस्टम चेक कर लो, वॉइस टेस्टिंग, ये टेस्टिंग, वॉइस टेस्टिंग। क्या हुआ? वो दूसरी स्क्रीन, एक स्क्रीन उसकी है ना, जूम की है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तक मैंने क्या बताया बच्चों? मैं कहाँ हूँ?
ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, अब काफ़ी डिले हो गया। चलो, तो मैंने बोला कि जब आप अपने मन में कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हो तो वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से, और उसको हम वेरिएबल से बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सप्रेशन बोल दिया। अब मैंने आपको बोला कि एक्सप्रेशन में कुछ ऐड करते हैं। जैसे आपने अपने मन में कोई नंबर सोचा, उसको किसी एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो। चलो शांभवी, किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई करके कुछ इसमें ऐड या घटा भी सकती हो। बताओ किससे ऐड करोगी या घटाओगी? 3 से। तो 2x + 3 अपने आप में क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया। तो पॉलिनोमियल में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा एक्सप्रेशन। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशन का जन्म होता क्यों है? एक्सप्रेशन का जन्म इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी में हमारे वेरिएबल का जन्म हुआ था। जब वेरिएबल आया तभी एक्सप्रेशन भी आएगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो एक्सप्रेशन भी नहीं है। समझ में आ रही बात? एक्सप्रेस करने के लिए चेहरा तो होना चाहिए। कुछ भी मैं बन जाऊं, है ना, कभी शाहरुख खान बन जाऊं, अजय देवगन बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन वो बनने के लिए कुछ होना तो चाहिए, बॉडी तो होनी चाहिए। तो इसलिए वेरिएबल के बगैर एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, अब जब भी कोई एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होगी। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं, द न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विद द वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। चाहे इस चीज को लिख लो, द न्यूमेरिकल वैल्यू attached with the वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर देखा कि एक्सप्रेशन बिना वेरिएबल के हो नहीं सकता, और जब ऐसा होता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें कोफिशिएंट होता है। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना कोफिशिएंट, जिसमें वेरिएबल जुड़ा ही नहीं होता, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको? कांस्टेंट। तुम लिखते जा रहे हो ना इसको, क्योंकि मैं मिटा दूंगा, जगह थोड़ी सी है। 4 चीजें हमने समझ ली। क्या क्या समझ लिया हमने एक्सप्रेशन समझा, हमने वेरिएबल समझा, हमने कोफिशिएंट को समझा, और हमने कांस्टेंट को समझा। इतनी बातें समझ गए? ओके। कांस्टेंट समझने के बाद में अगर मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखूं 4x + 2, मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? 2। इसमें कोफिशिएंट क्या है? 4। समझ में आ रहा है सांभवी बेटा? ओके, तो हमें समझ में आ गया कि कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, हम इसको मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। ठीक है, तो जो y है ये अपने आप में क्या है? एक वैल्यू है। y क्या है? वैल्यू है। इसकी, इस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू पक्का होगी। क्यों होगी? अभी दिखाता हूँ अगले पेज पे आपको। मान लो आपका एक्सप्रेशन, सबसे सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x + 3 ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया 2x + 3। 2x + 3 को अगर मैं इस पर दिखाऊं, मान लो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाना है, 2x + 3 को दिखाना है, तो अभी तक आप लोगों को इतना तो पता होगा बेटा कि इसको हम x एक्सिस बोलते हैं। ये पता है कि नहीं पता है?
और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर मैं 2x प्लस 3 की बात करूं, अगर मैं 2x प्लस 3 की बात करूं, तो जब x मेरा 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 plus 3 5 Sir, 3. बेटा 2 इंटू 0 0 होता है, 3 sorry तो x 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू मान लो 1 2 3, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। समझ में आ रहा है? फिर मैंने बोला कि जब x की वैल्यू मेरी 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे कि सर 2 1 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगी। तो बोला सर यहाँ पे मान लो x 1 है, तो यहाँ पे मान लो बेटा ये 5 है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं जोड़ दूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस वाले केस में ऐसा बन रही है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमेशा बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन की एक वैल्यू भी होती है, एक्सप्रेशन की क्या होती है? एक वैल्यू भी होती है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, वैल्यू। समझ गए? अच्छा, एक मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में कहा जाता है। एक होता है एडिशन। एडिशन क्या होता है? थॉमस अल्वा एडिशन होता है, नॉर्मल एडिशन भी होता है, जैसे 2 प्लस 3, ये क्या है अपने आप में? एक एडिशन है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा 2 माइनस माइनस 3, तो आप बोलोगे सर देखने में तो सब्ट्रैक्शन है, पर ये भी एक प्रकार का एडिशन ही है कि नहीं है? अच्छा, अब मैं बोलूँ आपसे कि 2 माइनस 3, तो आप बोलोगे कि सर ये तो सब्ट्रैक्शन है, और मैं आपसे बहस करूंगा कि बेटा मैं इसको एडिशन के रूप में लिख सकता हूं, मैं इसको 2 प्लस माइनस 3 भी लिख सकता हूं ना। तो हम एक डेफिनेशन बोलते हैं मैथ्स में, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हालांकि अभी भी आप लोगों का बचपन जिंदा है, पर मैं उस बचपन की बात कर रहा हूं जब आप लोग बालक थे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपने बोला सर -5। मैंने बोला बेटा 2 माइनस 3 क्या होगा? आपने बोला सर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, 3 का एडिटिव इनवर्स, है कि नहीं? तो जब भी एडिशन का साइन लगेगा किसी भी एक्सप्रेशन में, उसके इधर या फिर इधर जो भी चीजें होंगी उनको हम बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे उसको? टर्म्स। जैसे अगर मैं पूछूं कि 2x प्लस 3 में कितने टर्म हैं, तो आप बोलोगे सर आपने बोला था प्लस के इधर या फिर इधर, तो 2 ही टर्म है सर, तो इसमें हो गए 2 टर्म्स। यानी अब हमने क्या समझने की कोशिश करी? टर्म्स समझने की कोशिश करी, और टर्म्स में भी हम अनलाइक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। अनलाइक टर्म्स क्यों बोल रहा हूँ? अनलाइक टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला बेटा 2x प्लस 3 में कितने टर्म हैं? आपने बोला सर 2। मैंने बोला बेटा x प्लस 3 में कितने टर्म हैं? अब बताओ x प्लस 3 में कितने टर्म हैं? x प्लस x को ऐड करके लिख सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 3 तो 2 ही रहेगा, तो कितने टर्म होंगे? 2 ही टर्म होंगे, ठीक है। यानी आपने बोला कि सर 2x प्लस 3 में तो 2 टर्म होते हैं, और x प्लस 3 में भी 2 ही टर्म होते हैं। यानी जब भी मैं टर्म शब्द बोल रहा हूं, ये अपने आप में मान ली गई बात है कि मैं अनलाइक टर्म्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाइक टर्म्स को तो अगर मुझे खोलना हो तो मैं कितना भी खोल सकता हूं। कोई बोल दे कि सर बताओ x प्लस 5 में कितने टर्म है, मैं बोलूँगा रुको बेटा अभी बताता हूँ। मैंने बोला इसमें 10 टर्म है। बोला सर कैसे? मैंने बोला देखो बेटा
1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10। उस लॉजिक से तो मैं बोल दूँ 10 टर्म है, पर सबकी वैल्यू मिला के तो 5 ही आएगी ना। तो जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे, हम किस टर्म्स की बात करेंगे? अनलाइक टर्म्स की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी टर्म्स पूछा जाए, अनलाइक टर्म्स की बात करनी है। समझ में आया? इतना लिख लिया, मिटा दो इसको। मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 चीजें लिखनी है। जहाँ पे 6 लिखी है ना, यहाँ पे मुझे इसको 10 पूरा करना है। तो अभी तो मैंने 6 ही लिखा है, 4 मैं भूल चुका हूँ गजनी की तरह। अब याद करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक्सप्रेशन पढ़ा। एक्सप्रेशन की शुरुआत हुई वेरिएबल से। वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन में हमने कोफिशिएंट देखा, कोफिशिएंट के साथ हमने कांस्टेंट देखा, फिर हमने उसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करी, फिर हमने टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात करी। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की। नहीं, एक्सपोनेंट की नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का हम बंटवारा करते हैं 2 आधारों पे। पॉलिनोमियल का हम बंटवारा करेंगे 2 आधारों पे। ठीक है, पहला आधार होगा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। फिर होगा बेटा डिग्री के आधार पे। अब आप बोलोगे सर आपने डिग्री शब्द तो डाल दिया, पर डिग्री होती क्या है? तो मैंने बोला था कि मैं भूल जाऊंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? 8वां टर्म है डिग्री। अगर डिग्री की बात करेंगे तो हम बोलेंगे द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू, द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू। मेरी हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना? The highest exponential value in a polynomial is known as degree of the polynomial. Degree of the polynomial. समझ में आ रहा है? The highest exponential value in a polynomial is known as degree of the polynomial. मिसाल के तौर पे मैंने लिखा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा? डिग्री हो गई 3। बात समझ में आ रही है? डिग्री हो गई 3। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। समझ में आया? डिग्री पहचान लोगे? अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल होते कौन है? पहली बात तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल की कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर या किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर बोले तो 0 भी हो सकता है ना? किसी के मन में सवाल आया कि सर 2 एक पॉलिनोमियल है क्या? क्या है? क्यों? अभी समझा देंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, समझाएंगे उसको भी। तो मैंने क्या बोला? इफ एन एक्सप्रेशन हैज, या if the exponential value of, ध्यान से देखना बेटा, all the variables, if the exponential value of all the variables is a whole number। अब होल नंबर 0 नहीं होता है, 0 भी होता है, याद रखना। कहीं तुम जोश में आके बोलोगे सर होल नंबर तो 0 होता है,
होल नंबर में जीरो भी होता है, होल नंबर जीरो नहीं होता। तो इफ एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज अ होल नंबर देन इट इज ए पॉलिनोमियल, देन इट इज ए पॉलिनोमियल। नहीं तो पॉलिनोमियल वो नहीं है, पॉलिनोमियल वो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा रूट एक्स प्लस 2, तो बताओ बच्चों क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर बोला। ओके, क्यों नहीं है? ठीक है, नो क्यों बोला? क्योंकि क्या है इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है एक्स की? वेरी गुड। इसमें अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू की बात करूंगा तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गई बेटा एक्स रेज टू द पावर 1/2। तो क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब मैं एक और बात लिखता हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 1/x। बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? 2x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है? शांभवी क्या बोलती हो? नहीं देखो नहीं होगा। ठीक है, देखो मुझे हाँ या मुझे बहुत छोटा जवाब चाहिए होता है बेटा, या तो हाँ या तो ना। तो तुम कभी हाँ कह दो कभी ना कह दो। अभी इसमें क्या कह रही हो तुम? नहीं। अच्छा, अब मैं कारण पूछूंगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं? कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है? बताओ। 1/x। इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है? 1। अभी तो तुमने बोला कि नहीं। माइनस में होगी। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जवाब। तो लड़की बोल रही है कि सर ये तो x की पावर -1 हो गया। जब हम किसी की एक्सपोनेंशियल पावर को देखते हैं तो हम न्यूमरेटर में जाके देखते हैं, हम डिनोमिनेटर में नहीं देखते। तो इसका मतलब कोई जोश में आके बोले कि सर ये तो 1 है ना, ये -1 है। और पेन चूसते हुए बहुत सही जवाब दिया शांभवी ने, शाबाश। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ और देखते हैं कौन पहले बताता है। √2x प्लस 2y, क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ। √2x प्लस 2y, बोलने की भी हो रही है बेटा, म्यूट होके नमन चुप बैठा है, शांभवी अनम्यूट होके बोल नहीं रही है। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ। आगे रूट आ गया तो रूट तो बेटा 2 पे लगा है ना। जो डेफिनेशन बोली गई है उसमें मैंने कांस्टेंट के बारे में कोई बात करी है? टू तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो x है, x की पावर क्या है 1। शांभवी तुम्हें क्या लगता है वेरिएबल ये था पॉलिनोमियल कि नहीं था? बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये कंफ्यूजन मत करना कि अंडर रूट किसके साथ है, पावर किसके साथ है, ये किसके साथ है। हमेशा वेरिएबल की पावर को देखना है, फोकस रखना है अपनी एक जगह पे कि हाँ भैया वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल है। अब आते हैं तुम्हारे उस सवाल पे जिसको थोड़ा सा और टफ बना दिया गया। किसी ने बोला भैया 9 क्या पॉलिनोमियल है? तो बोला सर आपने कहा था कि वेरिएबल की पावर 0 होनी चाहिए, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, या होल नंबर होनी चाहिए, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। मैंने बोला बेटा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। पढ़ी है सबने, बचपन में पढ़ी थी जब आप लोग बालक थे। मैंने बोला बेटा मैंने एक्सपोनेंट भी पढ़ा है और एक्सपोनेंट में 1 को मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, तो बेटा इसकी पावर में होल नंबर तो है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लो इसको।
all real numbers except 0 are known as constant polynomial. हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो बता देना, टाइप कर दूंगा। कीबोर्ड भी लेके बैठा हूं मैं, देखो कीबोर्ड, सॉरी ऐसे, ठीक है, माउस भी है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, अरे सर फिर जीरो क्या है? मैं बोलूंगा बेटा, एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। और यहाँ पे लिख लो एंड डिग्री ऑफ, आप मेरी तरह ऊपर मत लिखना, नीचे ही लिखना है, इसके नीचे आएगी, जगह नहीं है। एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज क्यों लिखते हैं? थोड़ा सा दम डाल देते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा? ऑलवेज 0। समझ में आ रहा है सबको? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, बोला सर 0 के बारे में भी तो बताओ। 0 हर जगह कर्मकांडी है, तो 0 यहाँ क्या है? तो 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम क्या बोलते हैं बेटा? 0 पॉलिनोमियल। 0 अपने आप में क्या कहलाता है? 0 पॉलिनोमियल। बोला सर ये कौन सी बड़ी बात है? आपने बोला सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। मैंने बोला हाँ होते हैं। बोला सर 0 को तो 0 ही पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैंने कहा यहाँ तक तो सबको पता था, सबको पता है, लेकिन अब मैं जो पूछेगा वो नहीं पता है। क्या है? मैं पूछूं कि इसकी डिग्री बता दो मुझे, बताओ डिग्री क्या होगी इसकी? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कौन बताएगा? सांबवी, अमन? वाह बेटा, पहली बात तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं सबकी डिग्री 0 बताई गई है। अब 0 की पूछी गई है, तुम 0 बोलते तो थोड़ी सी इज्जत बन जाती लेकिन तुमने 1 बोल के पूरा रायता फैला दिया। तो बेटा इसको हम 0x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसको हम 0x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको 0x की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 0 से मिलके मिट्टी में मिल जाएंगे। 0 तो मिट्टी है, ठीक है? मिट्टी मतलब काम की वाली मिट्टी है, इसके बगैर काम नहीं बनता। चेक पे यहीं से तो पैसे आते हैं। 0 लगा दो, अगर पहले लगा दो तो कुछ नहीं आते, राइट में लगा दो तो बहुत पैसे बन जाते हैं। तो 0 बटे काम का है, तो क्योंकि कोई भी इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। लिख लो इस बात को, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल is not defined। समझ में आ रहा है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं करी जाती। यहां तक समझ गए? अब आते हैं उस वाले पेज पे जहां पे मैंने तुमको 10 आइटम लिखाने थे, और मैंने कितने लिखाए थे? 8 ही लिखाए थे। तो 9वां आइटम लिख लेंगे हम लोग इक्वेशन। और इक्वेशन लिखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी में 1 है, तो 1 होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। किसी में नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बोलोगे सर बाइनो। 2 मतलब बाइनो सर। सर 3 मतलब ट्राइनो सर। बोल दो, तुम लोग बोलते नहीं हो, म्यूट हो सब। फिर 4 सर, 4 मतलब ट्राइनो से ऊपर तो सर क्वाड्रो होता है, पर मैं तो पॉली जानता हूँ सर। तो 3 से ऊपर क्या हो गया?
पॉलिनोमियल, पर पॉलिनोमियल तो ये सारे ही हैं। क्या एक वाला पॉलिनोमियल नहीं है? है। दो वाला नहीं है, पर दूसरा नाम है। जैसे मेरे घर का नाम मोनू है, क्या मेरा नाम सुधांशु नहीं है? पर मोनो भी है। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? पर मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, मोनोमियल का एग्जाम्पल बताएंगे तो हम लिखेंगे x, हम लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स क्यूब, क्योंकि डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ रहा है? पापा ने ऑन किया होगा, जनरेटर ही चल रहा है, जाके देखो। तुम लोगों को जनरेटर की आवाज आ रही है क्या? 32,000 का माइक खरीदने के बाद भी जनरेटर की आवाज आ रही है। किसकी आवाज है? फैन की आवाज से। बताओ। तुम जनरेटर बता दिया उसको। चलो ठीक है। तो बेटा अब बाइनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे तो हम लिखेंगे बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ पा रहे हो? इसमें डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल तो सभी होते हैं, तो 2x प्लस 1 कह दो। अब ये बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो एग्जांपल समझ ही गए आप लोग। कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी एक्सपोनेंशियल पावर, कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर अगर एक होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ये हमने समझा। 4 प्रकार के मैंने टर्म्स के आधार पे बता दिए, मोनो, बाइनो, ट्राइनो और पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देख लिया? मिटा दूं इसको? ओके। एग्जाम्पल्स मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि उधर से और एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे ना। अब आते हैं टर्म्स के आधार पे। किसके आधार पे? नहीं, डिग्री के आधार पे। अब हम डिग्री के आधार पे लिखेंगे। तो मैंने बोला बेटा कि डिग्री अगर हो गई 1 तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। डिग्री हो गई 2 तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। डिग्री हो गई 3 हम बोलेंगे क्यूबिक। डिग्री हो गई 4 हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अब जैसे हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है, क्षमता होती है सभी की, मेरी अपनी एक क्षमता है, तुम्हारी अपनी एक क्षमता है। उस क्षमता को क्रूड वे में बोलते हैं हम औकात होती है। तो यहाँ पे जो तुम लोगों की औकात है ना, वो खाली क्वाड्रेटिक तक है। कहाँ तक है? क्वाड्रेटिक। तुम लोग अपनी औकात बढ़ा सकते हो जब तुम लोग 11वीं में पहुंच जाओगे, पास होके, उससे पढ़ोगे तो शायद हो जाओगे। तो जब तुम आगे जाओगे तो तुम क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पे रिसर्च करना। पर इस साल हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे। लीनियर में चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक में चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? लिख लो सभी। स्तंभ भी बेटा समझ में आ रहा है? ओके। दुखी लग रही हो तुम? ठीक है, ओके। अच्छा, नमन राघव को देख के ना मुझे एक मूवी याद आ गई, पता है? रमन राघव। और उसमें भी 2.0 था वो। तुमने देखी नवाजुद्दीन की? क्लासिकल डार्क मूवी है वो। पता ही नहीं कितने मर्डर कर देता है वो। सीरियल किलर होता है। लोनावाला में 2 दिन रहता है वो अकेले, और फिर वो ऐसा बन के निकलता है कि किसी को भी दिखेगा तो मैं ऐसे ही मार दूंगा उसको। उसको रोल दिया होता है मेथड एक्टिंग के तहत। तो ये नमन राघव है बेटा, ये राघव हटा दो, नहीं तो नमन ठीक था। राघव से मुझे रमन राघव लग रहे हो तुम। चलो, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। लीनियर का एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी डाल सकता हूं। मैंने डाल दिया x प्लस वाई प्लस 2 प्लस
z, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। वैसे बोले तो पॉलिनोमियल हो गया, है ना, पर ये लीनियर का एग्जांपल हो गया। क्वाड्रेटिक में क्या बोला हमने, अब डिग्री पे ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक में मैंने बोला बेटा एक्स स्क्वायर, आपने बोला सर एक्स स्क्वायर के अलावा भी तो डाल सकते हैं, मैंने बोला डाल सकते हैं, हमने एक्स डाल दिया। हमने बोला सर एक्स के अलावा भी तो डाल सकते हैं, मैंने बोल दिया ठीक है 2 डाल दो। तो पावर देखो धीरे धीरे कम हो रही है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, डिग्री मतलब 2 होनी चाहिए। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और बाई क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ऐसे ही एक्स की पावर 4, तुम खाली एक्स की पावर 4 लिख दोगे तो भी एक बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। किसी ने बोल दिया, अभी सवाल पूछा कि मुझे एक ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। मुझे एक ट्राइनोमियल भी चाहिए, ठीक है, और मुझे क्वाड्रेटिक भी चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। ट्राइनो मतलब 3 होने चाहिए, 3 लिखने हैं तो 3 लिख देते हैं, एक को 2x लिख देते हैं, एक को 5 लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, समझ में आ रहा है क्या। किसी ने बोला कि सर मुझे बाइनोमियल चाहिए और मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए, मैंने बोला लो बहुत सिंपल है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 है वो, s नहीं है, कोई सांप समझ के डर जाए, ठीक है, समझ गए कैसे लिखना होता है। तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 10 चीजें तो बताऊंगा, पर मैंने बताई तो 9 ही चीजें, है ना, एक लिखवा तो दी तुम्हें इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। मैं कोई भी खाली पॉलिनोमियल पे नहीं होती, इक्वेशन किसी भी एक्सप्रेशन पे हो सकती है, ध्यान से देखो इस बात को। मैंने बोला 2x + 3, तो ये बेटा खुला एक्सप्रेशन है, ये खुला एक्सप्रेशन है, x कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पे हमें नया एक y कुछ भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो ये अपने आप में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पर मैंने इस पर कंडीशन डाल दी, इसकी बेड़ियां बांध दी मैंने, और मैंने बोला कि बेटा ये 5 के बराबर है। तो मैंने इसमें LHS डाल दिया, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मैंने इसमें इक्वालिटी का साइन डाला कि नहीं डाला, और मैंने इसमें RHS डाला, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। लेकिन संभवी आपके लिए आपकी बुक में इन इक्वेशन भी है ना, नमन राघव में तो नहीं है पर तुम्हारे में है, क्योंकि तुम ICSE बोर्ड वाले थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, तो तुम्हारे में सवाल आएगा 2x = 5। तो वो सवाल तुम अभी ना पूछ लो तो बता दूं, इस चीज को बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। इक्वेशन तब बोलेंगे जब वेरिएबल होगा, और इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, इक्वेशन एल्जेब्रिक क्यों, क्योंकि वेरिएबल है भैया। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। समझ में आ रहा है। अब यहीं से तुमसे कोई सवाल पूछ ले उलझाने के लिए कि 2x + 5 = 2x + 3 + 2, और बोले कि क्या ये इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे अरे हमको मूर्ख बना रहा है, 2x और 2x तो कट जाएगा, तो वेरिएबल तो रहेगा नहीं। यहाँ 5 = 5 आ रहा है, होता तो है 5 के बराबर तो होता है, पर अलजेब्रा नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रही बात। घुमाने के लिए तुमसे यहाँ पे ऐसे लिख देगा, चलो वो जब सवाल आएंगे तो उनको हम देखेंगे। फिलहाल ये 9 पॉइंट्स तुम लोग समझ गए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इन सभी 9 पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अगर आपने समझ लिए तो समझ लो कि आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल तो आ ही गया, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। फिर से बताता हूँ,
सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन की बात करी, फिर मैंने वेरिएबल की बात करी, फिर मैंने कोफिशिएंट की बात करी जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिर मैंने कांस्टेंट की बात करी, फिर मैंने वैल्यू की बात करी जो कि वाई होती है, फिर मैंने टर्म्स क्या होते हैं अनलाइक और लाइक टर्म्स, फिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल से पहले मैंने डिग्री को समझाया आप लोगों को, और पॉलिनोमियल के बाद आपको इक्वेशन समझाई। एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, तो वो चीज़ चलो जब होगा आगे पढ़ते पढ़ते याद आएगी तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। 10 चीज़ें होती मुझे याद था। आते हैं वापस चैप्टर पर। तो ये क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ना था, हालांकि तुमने मुझसे पढ़ा नहीं, लेकिन अब तो पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैंने 9th का रिवीजन कर दिया। इन्होंने बोला है इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। मैं बोल दिया ठीक है पढ़ा होगा। रिकॉल दैट इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तुम लोग लिख चुके हो। यहाँ पे पॉलिनोमियल को बुलाने का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं ना, बोला आज सुबह सुबह मैं उठा, आज सुबह सुबह मैं यहाँ गया, नहीं ऐसे बोलते हैं। आज सुबह सुबह सुधांशु पांडे 6 बजे उठा, आज सुबह सुबह सुधांशु पांडे ने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, आज सुबह सुबह सुधांशु पांडे बोला अबे क्या है यार सुधांशु पांडे से मैंने बोला प्रोनाउन किधर है, इंग्लिश है। आज मैं उठा, वो गया, ये गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बार बार बोले x+5 x+, बोले भैया इतना बड़ा नाम मैं नहीं लूँगा, तो हम इसका एक छोटा सा नामकरण कर देते हैं। क्या बोलते हैं px, और px को ही हम बोलते हैं बेटा y। कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि सर px कोई नई चीज है, px को ही हम y बोलते हैं। और यहां पर हम ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लो अगर मैंने px दिया है बेटा आपको 2x+3, मैंने px दिया है 2x+3, मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे बताओ p1 कितना होगा, तो p1 मतलब x जब 1 पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 5। बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं कहो, होगा ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा p2, बताओ p2 कितना होगा, p2 जल्दी बताओ वरना पीटूंगा मैं फिर। 7, वेरी गुड, लकी 7। भैया धोनी जी को एक बार प्रणाम करते हैं, 7 नंबर देखते मुझे बड़ी खुशी होती है। धोनी के पीछे भी 7 लिखा होता है, वो मतलब धोनी का तो मैं फैन हूँ। महीना भी उसका जुलाई का है, 7वां महीना 7वां दिन। और मेरी सबसे खुशी का आता है कि मैं भी 7 तारीख को ही पैदा हुआ था, जुलाई नहीं था पर था 7 तारीख, तो 7 मुझे दिखते ही बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है, ओके। अगर मैं पूछूं P3 कितना होगा बताओ, बहुत बढ़िया, लड़की होशियार है। 2 3 जा 6 करके 3 ऐड कर दी थी, 9 हो गया। तो यहीं से मुझे याद आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखो 10वां पॉइंट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 10वां पॉइंट है। 10 चीजों को अभी हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम समझेंगे अभी, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, इस पर चलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा। जनरल फॉर्म समझते हो, या जनरल शब्द का मतलब समझते हो, आर्मी का जनरल क्या होता है? जनरल मतलब जो सभी के लिए हो ना, आर्मी में जनरल होता है ना, तो इस देश के लिए सभी के लिए होता है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे समा जाएं। तो मैंने बोला कि लीनियर, आपने बोला सर लीनियर की बात कर रहे हो सर आप, लीनियर में पावर तो 1 होती है। मैंने बोला बिल्कुल 1 होती है बेटा, तो मैंने लिख दिया x और पावर में डाल दी 1, यानी डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला सर ऐसा थोड़ी होगा कि x ही होगा,
इससे किसी को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। मैं बोला हाँ कर सकते हैं। वो बोला कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने बोला हाँ कोई भी हो सकता है, तो मैंने लिख दिया a। बात को समझो, x तो वेरिएबल है पर a क्या है, a कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट है। a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। a कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर एक बार जो वैल्यू हो जाएगी उस पूरी इक्वेशन के दौरान वही वैल्यू होगी। वैल्यू चेंज किसकी होगी, x की। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने लिखा 2x + 3 तो x मेरा 1 हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, पर ये तो मैंने फिक्स कर दिया ना। a वैसे तो कोफिशिएंट है पर अपने आप में कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट कांस्टेंट बताया था ना पहले, कोफिशिएंट कांस्टेंट। फिर बोला सर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं कोई भी नंबर उसमें ऐड भी तो कर सकता हूँ। तो बोला बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो ना, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐड करेगा तो उसको भी एक अल्फ़ाबेट देगा ना। तो मेरा जनरल फॉर्म क्या हो गया, मेरा जनरल फॉर्म हुआ ax + b। इसको लिख लेने का है, समझा क्या? ax + b ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? सांबा भी बेटा आ रहा है समझ में? इतनी बड़ी बोतल कैमरे में आ गई तो बेइज्जती होगी, घंघोर बेइज्जती। ओके, समझ में आया सबको? लिख लिया? अब मैंने बोला था आपसे अभी थोड़ी देर पहले 10वां पॉइंट लिखाया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको हम समझने की अब कोशिश करते हैं और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे, टेस्ट भी लेंगे उसी का तुरंत अभी के अभी। ठीक है, तो मैंने बोला आपके सामने px = 2x + 4। मैंने बोला 2x + 4। मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ बच्चों कि p1 कितना होगा। आपने बोला बताओ p1 कितना होगा, फटाफट से बता दो। 6। क्या बात है, लड़की बहुत होशियार है। अब मैं पूछूंगा कि p किस पे, कौन से px पे बेटा ये 0 हो जाएगा, चलो ये बताओ। सर -2। -2, क्या बात है, कमाल कर दिया, लड़का भी होशियार है। इसको इसने 0 रखा, 4 को इधर लेके गया तो 4 हो गया -4 और x की वैल्यू आ गई बेटा -4/2, यानी कि क्या हो गया, -2, यानी p ऑफ -2 = 0। समझ में आई बात? x की वो वैल्यू है, मिट गया, बात नहीं कर रहे मेरे से। हाँ, एक हाथ पीछे रखना पड़ेगा मुझे, ऐसे हाथ भी टच हो जाता है। तो p ऑफ -2 0, यानी x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो हमेशा वो -b/a ही होगा। देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ी औकात लीनियर की तो इतनी ही हो सकती है, 2 ही वेरिएबल की हो सकती है, x + b। तो वो 0 कब हो सकता है, बोला भैया जब x - b/a होगा, b को इधर ले जाओ, a से डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर भी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मुझे फटाफट से बताना शुरू करो। 5x + 4 का 0 क्या होगा? अरे बताओ, इसका 0 क्या होगा? ये पॉलिनोमियल दिया है। अरे तुम लोग अनम्यूट होके बताओ यार, आंसर बताओ। 4/5। वेरी गुड, क्या होगा, -4/5। 2x + 7 का क्या होगा? वेरी गुड, -7/2। देखते हैं कौन पहले बताता है। 3x - 6 का क्या होगा? -6 -2।
-2 क्यों होगा बेटा? अब इसका माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। +2। तो कहा तुम लोग थोड़ा सा फंसाए जाल में, तुम मतलब वो वाली चिड़िया हो, एक के चिड़िया तुम लोग खट से फंस जाते हो उसमें। दाना चुगने गए और नीचे डाल दिया तुमने, अभी दाना डाला 2 क्वेश्चन में ही फंस गए तुम लोग। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो फटाफट से देखते हैं कौन पहले बताता है। 4x - 8 का बताओ क्या होगा? 2। वेरी गुड। 4x - 6 का क्या होगा? 6/4। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने की हो रही है। 3/2। वेरी गुड, चलो शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन पहले बताता है। 2x + 7 का क्या होगा? -7/2। क्या बात है। 2x - 3 का बताओ। 3/2। क्या बात है, मुझे वो करना पड़ेगा, एक ऐड आता है ना, वो मीम आती ना, क्या बात है क्या बात है, म्यूजिक बहुत बढ़िया। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि बी वाले के पहले जो भी साइन है उसका नेगेटिव करना और डिवाइड करना है ए से। ठीक है, तुम लोग कहाँ घूम जाओगे? तुम्हारे सामने आ गया 2x, बताओ इसका 0 क्या होगा? 0। शाबाश। क्या होगा इसका 0? क्योंकि b तो कुछ है ही नहीं, तो भैया x 0 होगा तभी तो ये 0 बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हम पढ़ेंगे, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, इसको अब मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हेडिंग डाल दो और उसके नीचे लिख दो इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है वो? ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, y = mx + c। m होता है हमारा स्लोप, स्लोप जानते हो जी, स्लोप मतलब ढाल। c होता है हमारा y इंटरसेप्ट, या हम इसको दूसरे रूप में कहते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन। इस टॉपिक को हम 6 क्लासेस में कवर करेंगे, पहले ही बता देता हूँ, काफ़ी लंबा टॉपिक है, 6 क्लासेस में कवर करेंगे, लेकिन हर क्लास तुम्हें वर्थ लगेगी। और जब तुम उन 6 क्लासेस को ले लोगे तो उसके आगे के सारे चैप्टर्स इजी हो जाएंगे, मतलब आगे की क्लासेस हमारी 3 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, पर इस टॉपिक में टाइम लगेगा। क्लियर है? कहीं पे भी ज़्यादा होने लग जाए तो बता देना। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। हम लिखते हैं y = mx + c। अच्छा मेरा माइक कनेक्टेड है ना? हाँ, चलो मैं भूल गया। y = mx + c और m होता है बेटा स्लोप, c होता है वर्टिकल ट्रांसलेशन। इसको मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से चेंज होते हैं। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ओहो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ खुल गया है जिसमें एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ओहो हो, ये आपकी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा y = x। y = x का ग्राफ देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है सबको? y = x का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ में साथ साथ यहाँ बनाता भी रहता हूँ तुम लोगों के सामने और दिखाता भी रहूँगा। तो जनरल इक्वेशन मैंने क्या बताई आपकी? y = mx + c। अभी जो आपने पढ़ी थी क्या थी? px = ax + b, यही बताया था ना मैंने।
देखो ए को कंपेयर करो किससे है, एम से रिलेटेड है, सी किससे कंपेयर है, बी से रिलेटेड है। ध्यान से समझते रहना, पर हम समझेंगे इस वाले प्रारूप से, ठीक है। नमन कहीं जाना तो नहीं बेटा आपको? ठीक है, मैंने कहा कहीं फुटबॉल खेलने जाना हो, ठीक है, उसके लिए अगला दिन मिलेगा, ठीक है, कल नहीं पढ़ाऊंगा। चलो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको फिर से बता देता हूं, m होता है बेटा स्लोप, c होता है बेटा हमारा वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसलेशन, या फिर हम इसको बोल देते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोल देते हैं? y इंटरसेप्ट। अब ध्यान से समझना बेटा, ग्राफ किस तरीके से करवट लेता है, किस तरीके से चेंज होता है। मैंने जब लिखा y इज इक्वल टू एक्स, तो जब मैंने बोला कि भैया x मेरा 1 होगा, जब मैंने बोला कि x मेरा 1 होगा तो y भी मेरा 1 होगा। देखो, जब x मेरा 1 है तो y भी 1 है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। जब x मेरा 0 है तो y भी 0 है, जब x मेरा 2 है तो y भी 2 है। तो ये 3 पॉइंट तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पॉइंट क्या दर्शा रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स दर्शा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? y इज इक्वल टू, और ये 3 पॉइंट नहीं दर्शा रहे, इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब कि x की हर एक वैल्यू पे मुझे y की जो वैल्यू मिल रही है वो y इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आ रही है बात समझ में? मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, अभी मैं चेंज कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका स्लोप बढ़ा दूंगा, ठीक है, और मैंने स्लोप कर दिया इस बार बेटा y इज इक्वल टू 2x, मैंने डाला y इज इक्वल टू 2x। एक सेकेंड, y इज इक्वल टू, अरे नंबर किधर चले गए? हाँ देखो, y इज इक्वल टू 2x अपने आप में एक लाइन है, दिख रही है आपको? कलर चेंज होगा क्या? हाँ होगा। तो y इज इक्वल टू 2x दिख रहा है तुम लोगों को? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मैं यहाँ पे बॉल डाल रहा हूं, यहाँ पे मैंने बॉल डाली और सेम बॉल मैंने यहाँ पे डाली, सेम हाइट पे, कौन सी बॉल पहले गिरेगी? हरी वाली की काली वाली? ग्रीन वाली। ग्रीन वाली क्यों पहले गिरेगी? क्योंकि थॉर हमेशा, थॉर इतना भारी था ग्रीन कलर का कि वो पहले गिरता था। देखा है तुमने एवेंजर्स देखी? अरे यार, थॉर का तो हथौड़ा था। तो अगर हल्के की बात करें तो हल्के भी पहले गिरता था, यानी ग्रीन कलर पहले गिरता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। स्लोप क्या होता है? देखो ये स्लोप 0 हो गया, धीरे धीरे स्लोप ही तो बढ़ रहा है, यानी डिग्री ऑफ रोटेशन को ही हम स्लोप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ रोटेशन को ही स्लोप बोलते हैं, लेकिन स्लोप को असल में हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। और tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कंफ्यूज नहीं होना कि सर 3 चीजें घुसेड़ दी, ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया आपने ये क्या tan थीटा बता दिया, स्लोप बता दिया, सर मैं नहीं समझूंगा इतना। ऐसे नहीं करना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जो m था उसमें, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैंने बताया था, इसमें जो m था यही स्लोप है, यही tan थीटा है और यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। और तुम लोगों को अभी साबित कर दूंगा मैं अभी साबित करेगा। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखना, ये पॉइंट देखो क्या है, ये पॉइंट क्या है? 1,2। ये पॉइंट 1,2 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x,
मैं x को जब 1 रखूंगा तो y मेरा 2 ही तो आएगा। बताओ y 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब मैं x में कूदूंगा एक स्टेप तो y में कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? 2 पे। तो मेरा पॉइंट क्या आया? 1,2। समझ में आ रहा है? यहां से अब परपेंडिकुलर देखते हैं हम लोग। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक परपेंडिकुलर था ना, याद है तुम्हें? और एक टेंजेंट था। ठीक है, तुम लोगों ने नहीं देखनी चाहिए अगर नहीं देखी है तो ये देखो बेटा, परपेंडिकुलर कितना है? 2 और बेस कितना है? 1। तो देखो स्लोप कितना है? y इज इक्वल टू 2x में स्लोप कितना आया था? 2। परपेंडिकुलर अपन बेस किया तो भी स्लोप कितना आया? 2। इसका मतलब ये बात तो सही साबित हो गई सर, है ना? जो x के पहले का कोफिशिएंट है वो असल में है क्या? वो असल में स्लोप है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पहले तो इसको सफाई कर देता हूं। ठीक है, काफी चीजें हो गई हैं, ये इसको हटाते हैं और सारे पॉइंट को एक एक करके मिटा देंगे, नामो निशान मिटा दूंगा मैं। y इज इक्वल टू 2x। अब देखो ध्यान से, मैं इसी x में कुछ जोड़ दे रहा हूं, इसी x में कुछ जोड़ रहा हूं और सिर्फ प्लस कर रहा हूं, और देखना क्या होता है इक्वेशन के साथ। एक नई इक्वेशन बनाता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने लिखा बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस 2। मैंने लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 2 और देखो ये सेम लाइन ऊपर चली गई। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तुम लोगों को शायद मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 3 लाइनें आपने डाल दी है, 2 गाली हैं। लो देखो, दिखाई दे रही है? काली वाली लाइन दिखाई दे रही है? काली वाली लाइन y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 2। y इंटरसेप्ट 2 किसने डिसाइड किया? इसने डिसाइड किया। जो y इज इक्वल टू mx प्लस सी था, मैंने बताया था ना, c क्या है? वर्टिकल ट्रांसलेशन है। वर्टिकली पूरी की पूरी लाइन ऊपर उठ गई और पैरेलली उठी है। इन दोनों लाइन में कभी कोई संपर्क नहीं बनेगा। बनेगा कभी कोई संपर्क? कोई संपर्क नहीं बनेगा। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं पता है? ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या टॉपिक है? ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के साथ हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल को हम पढ़ रहे हैं। तब भी समझ में आ रहा है बेटा? पक्का मजा आ रहा है? जैसे ही टॉपिक में बोर होने लगना हम फिजिक्स में कूद जाएंगे या केमिस्ट्री में कूद जाएंगे। ठीक है? अलीना की रफ से फरियाद, भीम जी का सर बड़ा, और तुमने तो पता ही, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार है। तो ये देखो बेटा, इनके बीच में कभी कोई मिलन नहीं होगा। ये रेलवे की 2 ट्रैक है। क्यों मिलन नहीं होगा? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। दोनों का स्लोप सेम है। 2 आदमी जिनका ढाल सेम है ना, पहाड़ी से कूद रहे हैं सेम ढाल पे, कभी कोई मिलन नहीं होगा। मिलन कब होगा? जब स्लोप अलग होगा। मिलन कब होगा? जब स्लोप अलग होगा। तो यहां से हमें बात समझ में आई, यहां से हमें बात समझ में आई कि एक इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू m1x1 प्लस c1, और एक इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू, y2 क्यों लेंगे हम? y लेंगे, यहां तो y ही होता है। y इज इक्वल टू m1x1, छोड़ो इसको, m1x ही रखो। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो m1 और m2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्लोप। और c1 और c2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? y इंटरसेप्ट। कि वो लाइन जब x एक्सिस को 0 पे काटती है तो उस समय y इंटरसेप्ट क्या होता है? समझ में आ रहा है? तुरंत हमें पॉइंट मिलता है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे लिखा y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, और कोई बोले इसका y इंटरसेप्ट बताओगे, तुम बोलोगे सर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x भैया 0 होगा तो y कितना होगा? 3। तो एक पॉइंट तो हमें मिल जाता है 0,3 इसको देख के। एक पॉइंट कहां से मिलता है? 0,3 इसको देख के।
और दूसरा पॉइंट हमें मिल जाता है x को 0 करके। तो जैसे ही x को 0 करेंगे, x को 0 करके नहीं, माइनस बी अपॉन ए करके, यानी एक पॉइंट हमें मिलेगा -3/5, 0 -3/5, और दूसरा पॉइंट मिलेगा, एक सेकेंड जल्दी जल्दी में गलत बोल गया, फिर से बोलूंगा मैं। एक पॉइंट मिलेगा -3/5, 0, दूसरा पॉइंट मिलेगा 0,3। बोलो समझ में आ रही है बात? किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। कितने पॉइंट पता होना चाहिए? 2 पॉइंट पता होना चाहिए। और अगर हमें 2 पॉइंट पता है और हम उन दोनों को टच कर देंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सवाल पूछा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोनों इक्वेशनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे और तब आपको याद आएगा कि अरे सर ने तो ये बताया था मुझे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है, y भी आ गया तो 2 वेरिएबल हो गया, y नहीं था तो 1 वेरिएबल था। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा। मैंने आपके सामने लिखा y = 3x + 7। तुरंत से 2 पॉइंट मिल गए। क्या मिले? पहला तो मिला बेटा 0,7 और दूसरा मिला -7/3, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इतनी देर में हमने मेहनत करी, उसका फायदा क्या हुआ? पहला पॉइंट मिला -b/a, 0। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? -b/a। अभी पढ़ा था ना हमने। ax + b का क्या होता है? -b/a, यही तो किया था हमने। और y = mx + c से क्या पढ़ा था हमने? कि जो ये वाला पार्ट होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो 2 पॉइंट तो हमें तुरंत मिलते हैं और इन दोनों पॉइंट को तुम मार्क करो ग्राफ पेपर पे, और मैं बता रहा हूं ऐसे तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। 3 सेकंड में ग्राफ बनेगा, कोई मेहनत नहीं करनी, बस यहीं से देख के समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 सवाल और देता हूं, प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। चलो फटाफट से देखते हैं कौन बताता है दोनों पॉइंट्स। नहीं, दोनों एक एक पॉइंट बताओगे। x वाला, x को 0 करके तुम बताओगे नमन, y को 0 करके बताएगी शांभवी। ठीक है, y को 0 करके शांभवी बताएगी। तो एक बताएगा -0, एक बताएगा 0, सवाल है 7x - 9। चलो y इंटरसेप्ट क्या है बेटा? तो पॉइंट क्या बना? 0, -9। और x 0 कब होगा? 0 क्या होगा? तो इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर क्या होगा? 9/7। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे किया तो था पिछली बार पर समझ में आया नहीं था। अभी देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने लिखा y = 2x - 3। चलो दोनों पॉइंट बताओ क्या क्या होंगे फटाफट से। क्या बेटा? एक होगा बेटा 0, -3 और एक होगा 3/2, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नेगेटिव अपॉन a -b/a, 0, और एक यहाँ पे 0 कर दिया तो -3। ये हो गया y इंटरसेप्ट वाला जो वर्टिकल ट्रांसलेशन बताया था। और ये क्या हो गया? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और y इंटरसेप्ट दोनों हमारे बहुत काम की चीजें हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां भी यही काम आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेसिक बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझ लो इसको। कोई थक जा रहा है तो बता दो मुझे, मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। थक गए? ठीक है, चलो एक सवाल और। y = 4x - 8। चलो दोनों पॉइंट्स बताओ फटाफट से। वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, समझ में आ रहा है बच्चों? अब तो ये कर लोगे कि अभी और एग्जांपल दूं? समझ में आ गए? ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से हमने शुरुआत करी थी। लीनियर पॉलिनोमियल को हम समझ रहे थे
और लीनियर पॉलिनोमियल को समझते हुए हमने ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को समझा, और ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को समझने के बाद हमने ये देखा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरीके से एक पॉइंट को ढूंढने में काम मदद करता है, और जो y इंटरसेप्ट है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। y इंटरसेप्ट को हम वर्टिकल ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और जो उसके पहले वाला जो कोफिशिएंट था उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पर यहां पे थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है? कैच ये है कि y अकेला होना चाहिए। तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे इक्वेशन मिलती है 2x + 3y = 7, और फिर इक्वेशन दे दी जाएगी 3x + 7y = 9। अब यहां पर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों को सिखाया जाता है कि a1/a2 = b1/b2 पहले चेक करना है, ऐसे बोलते हैं ना। मैं इसी पे आऊंगा, अभी इसी पे मैं आऊंगा। ठीक है, मान लो तुम्हें जनरल इक्वेशन दे दी a1x + b1y = c1, पहली इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, x और y दोनों वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन दे दी a2x + b2y = c2। हमने इक्वेशन किस तरीके से पढ़ी है? हमने पढ़ी है y = mx + c के फॉर्म में। पर सर इसमें तो ऐसे दिया है, मैंने कहा बना लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो a1 को उधर लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे b1y = -a1x + c1। यही बोलेंगे, -a1x को उठा के यहां पे लेके आ गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में y को अकेला करना है, मुझे y किसी के साथ नहीं चाहिए, तो मैंने लिखा -a1/b1x + c1/b1। जब ये b1 यहां से दूसरी तरफ जाएगा तो ये दोनों के डिनोमिनेटर में घुस जाएगा। समझ में आ गई बात? सिमिलरली एक वर्ड आता है सिमिलरली, कई बार हम यूज करते हैं मेहनत को बचाने के लिए, मैं भी मेहनत बचा लेता हूं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, y = a1 की जगह पे क्या हो जाएगा, -a2/b1 की जगह पे b2x + c2/b2। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही बात? अब ये क्या है बेटा? स्लोप। ये क्या है बेटा? स्लोप। अगर दो लाइनों के स्लोप सेम है, दो लाइनों के स्लोप सेम है, तो वो लाइनें जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। समझ में आ रहा है? वो लाइनें जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। तो यदि -a1/b1 और -a2/b2 बराबर है तो इस लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सोल्यूशन मतलब ये लाइनें आपस में मिल ही नहीं रही हैं, और जो चीज मिल नहीं रही है वो सोल्यूशन कैसे निकालेगी? सोल्यूशन निकालने के लिए पहले मिलना जरूरी है। बिना मिले सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? तुम लोगों को दिखा देता हूं। तुम लोगों को ऐसे लग रहा है कि सर ये तो आपने झूठ बोल दिया, मेरे गले नहीं उतर रही बात। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। इसी लाइन का एक स्लोप और बना देता हूं 1 के स्लोप के साथ। y = अरे इक्वल टू वाले कहाँ चले गए? अच्छा, y = मैंने बोला बेटा x + 8। 8 तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। ये तो इतना बड़ा नंबर हो गया कि दिख ही नहीं रहा है। अरे इसे मिटाने वाला किधर है यार? हाँ, तो मैंने बोल दिया y = x + 2। ये लाइन कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी। एक लाइन और खींच रहा हूँ जिसका स्लोप 1 रखा है मैंने। इसका स्लोप मैंने क्या रखा है? 1 रखा है। तो मैंने बोला बेटा y = x - 2। तो x माइनस वाली 2 वाली लाइन तो नीचे चली जाएगी। देखो नीचे चली गई। ये तीनों लाइनें पैरेलल लाइन है, मैं बोल दे रहा हूँ, तीनों लाइन पैरेलल लाइन है और जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हें लग रहा है? तुम बोल दो सर मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ बेटा, देखो एक सेकंड रुको, देखो। अरे हाथ से खींचना पड़ेगा, तो ग्राफ को खींचते जाते हैं।
कितना भी खींच लूँ ग्राफ, और छोटा कर दूँ, यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ, लो देखते जाओ। अरे मतलब ये जूम आउट का इफेक्ट था वैसे नहीं मिल रही है कभी, समझ में आ रहा है? देखो तुम्हें लग रहा है कभी मिलेंगी ये? ऐसी चलती जाएंगी ना। क्यों चलती जा रही हैं? क्योंकि बेटा तीनों का स्लोप क्या है? 1। एक्स के पहले का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो जब स्लोप बराबर हो गया तो लाइनें कभी नहीं मिलेंगी। स्लोप बराबर हो गया मतलब क्या बराबर हो गया? ये बराबर हो गए। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूं, a2 को नीचे ले आऊंगा, b1 को ऊपर ले जाऊंगा, यानी a1 अपॉन a2 यदि b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया तो हमारी लाइनों के नो सोल्यूशन निकलेंगे। क्योंकि ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन। समझ में आ गई बात? जो चीज तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ते, अब दोबारा से तुम्हें फिर से ही पढ़ाता, वो मैंने मेहनत बचा दी आपकी, वहां नहीं समझाऊंगा आपको ये बात, समझ लेना। उस दिन फिर बताऊंगा, देखो उस दिन बताया था, रिकॉर्डिंग रहती है क्लास की, फिर दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग। तो क्या है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है तो स्ट्रेट लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस। समझ में आ गई बात? अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। कैसा सोल्यूशन निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन। दो लाइनें एक दूसरे को कितनी बार टकरा सकती है? दो लाइनें एक दूसरे से जिंदगी में कितनी बार टकरा सकती हैं? एक बार। लाइन है सीधी चलती है, दूसरी लाइन है सीधी चलती है, तो सिर्फ एक बार टकराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग हो कि चले गए हैं? अच्छा, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ दोबारा। तुमने कुछ किया क्या वहां से? अच्छा ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, यानी लाइनों का स्लोप अलग है, तो लाइनें आपस में क्रॉस कर जाएंगी। क्रॉस करेंगे मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक बार तो लाइन मिलेगी मिलेगी। समझ में आ रही बात? ओके। और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया तो नो सोल्यूशन। लेकिन यहां पर भी एक कैच है छोटा। क्या कैच है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि a1 अपॉन, यहाँ यहीं से देखो बेटा, कि अगर ये वाला क्या है? वर्टिकल ट्रांसलेशन है, c1 अपॉन b1 और c2 अपॉन b2 क्या है? ये दोनों क्या थे? y इंटरसेप्ट थे, वर्टिकल ट्रांसलेशन थे, ऊपर लाइन जाती थी। तो अगर लाइन ऊपर बराबर गई है, ये देखो ध्यान से, अगर दूसरी लाइन को भी मैं, अब एक लाइन और खींचता हूं तुम लोगों के सामने और इसका जूमिंग इफेक्ट खत्म करता हूं। हम तो 400 पे पहुंच गए थे, बाप रे बाप। कैसे होगा ये? मुझे लग रहा है कि इसको जूम करते करते ही ना टाइम खत्म हो जाएगा चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं चला रहा हूँ तो वहीं पहुंच रहा हूँ, मुझे लग रहा है बार बार कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है? हो गया। मुझे तो 0 लाना था। इधर आ जा, देखो ध्यान से देखना बेटा। अभी एक इक्वेशन और लिख रहा हूं, ठीक है? और वो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, अरे इसमें फिर क्या हो जाता है यार? मैंने लिखा 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, अब जो x प्लस 2 है ना, उस x प्लस 2 को मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया बेटा 2x प्लस 4। क्या हो गया? 2x प्लस 4। ठीक है? अरे प्लस तो लिखा ही नहीं, 2x प्लस, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर लाइन तो आई नहीं। लाइन आई है,
रुको जरा सब्र करो, ऐसे आता है ना। इसने क्या बोला, ये इक्वेशन 1 है, देखो यहाँ लिखा ना इक्वेशन 1, ये वाली। मैं तुम्हें इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये लो, देखो दिख रही है ये लाइन, ये लाइन दिख रही है, और जैसे ही ये लाइन हटा दूंगा एक और लाइन दिख रही है तुम्हें। ये वाली लाइन कौन सी है असल में, x+2। कौन सी लाइन है, x+2। और अगर मैं इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन डाल दूं, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइनों का वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम है, स्लोप भी सेम है। वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम है, स्लोप भी सेम है, स्लोप भी सेम है, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम है। तो वर्टिकल ट्रांसलेशन तो ये होता था, यानी हम ये बोलेंगे, यानी हम यहां से बोलेंगे कि -a1/b1 ये किसके बराबर है, सॉरी c1/b1, ये नहीं, हमने बोला कि c1/b1 इज इक्वल टू c2/b2। अब c2 को नीचे ले आओ, b1 को ऊपर ले जाओ, तो हम बोलेंगे c1/c2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर ऑलरेडी था, और अगर वो c1/c2 के भी बराबर है तो उस केस में हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें एक ही लाइन हो जाती है। दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, एक लाइन ही हो जाती है। इस केस में हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि लाइन कोइंसाइड कर गई। लाइन क्या कर गई, समझ में आया। आज की क्लास में अब मैं अब तक जितना कुछ भी समझाया है इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज की क्लास में मैंने क्या समझाया था, आज की क्लास में मैंने समझाया था बच्चों आपको कि मैंने कुछ मन में सोची एक चीज़, उसको बोला मैंने एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के नीचे मैंने कोई चीज़ सोची तो निकल के आया वेरिएबल। उस वेरिएबल में मैंने कुछ जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन किए तो एक्सप्रेशन बन गया। उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, फिर कांस्टेंट ऐड किया था तो कोफिशिएंट कांस्टेंट पता चल गया। फिर उसको जब हमने ऑपरेशन किया उस पर तो एक वैल्यू निकल के आई। फिर हमने टर्म्स के बारे में समझा, फिर हमने ये देखा कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर डिग्री या वेरिएबल्स के एक्सपोनेंशियल पावर अपने आप में एक होल नंबर होता है तो हमने देखा कि वो पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर हमने पॉलिनोमियल के प्रकार देखे, टर्म्स के आधार पे, डिग्री के आधार पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के आधार पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बताया तो औकात के अंदर तुम्हारा लीनियर, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक के बारे में सोचने का नहीं है। फिर मैंने आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बता दिया, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर इक्वेशन क्या होती है, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करी। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने ज़्यादा रायता नहीं फैलाया, क्योंकि आज हमारी जो नॉलेज थी वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पे ही सीमित थी। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब हमने शुरुआत करी तो हमने वैल्यूज से बात करी, और पहले हमने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर हमने वैल्यूज़ की बात करी कि क्या क्या वैल्यूज़ होती है, जीरो क्या होता है। आप लोगों ने बताया कि भैया जो कांस्टेंट, अगर हम जनरल फॉर्म बोलें लीनियर पॉलिनोमियल का तो ax + b होता है, और अगर मैं इसके जीरोस की बात करूंगा तो -b/a होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है 0 - b/a होता है, और फिर इसका दूसरा तरीका मैंने बताया, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन mx + c। m स्लोप होता है, स्लोप को ही हम tan थीटा भी बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती है, बेस ही होती है, बेबी को बेस पसंद है। सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और वर्टिकल ट्रांसलेशन। लाइन आपकी कितनी उड़ गई, पूरी की पूरी लाइन ऐसे उड़ जाती है। ठीक है, और हमने फिर फटाफट से 2 पॉइंट ढूंढने शुरू कर दिए कि कैसे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को देख के हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट निकाल लिया, उनको जोड़ दिया तो हमारी लाइन मिल गई। अब वो लाइन या तो ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है। ऐसे हुई तो यूनिक सोल्यूशन, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे हुई तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और ऐसे हुई तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की वर्टिकल ट्रांसलेशन सब कुछ सेम है। लाइन कहने में 2 है पर है एक ही। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/2 या मैं बोलूं 2 तो बात तो सेम ही है, वो दोनों लाइनें सेम होती हैं। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ,
y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और मैं लिख दूं 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 14। दोनों इक्वेशन है तो हैं सेम ही, 2 से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया? तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सांभवी कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं? कोई फीडबैक देना है? क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? मजा आया? एक बार ऐसे ऐसे कर दो ना, राहुल गांधी का मीम आता ना, एक बार ऐसे ऐसे कर दो कर दो ना, अच्छा लगा। नमन आपको कैसा लगा बेटा? Yes, sir. मजा आया? समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अगली क्लास हमारी परसों होगी। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि आज जो कुछ भी पढ़ाया है लिखाया है इसको प्लीज़ परसों रिवाइज कर लेना, चाहे 15 मिनट ही कर लेना। कल रिवाइज कर लेना, ठप्पा लग जाएगा। कल पक्का मैं क्लास नहीं लेता हूँ, कल इसको रिवाइज करना, ठप्पा लग जाएगा। जो कुछ भी पढ़ा है आज वो कल रिवाइज हो जाएगा, तो क्योंकि परसों फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते जाओगे, पिछला भूलते जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलो बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।